दोस्तों नमस्कार। संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ आज एक बार फिर रिकॉर्डिंग क्लब में द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 7 लेकर के। आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अब जो ये स्टोरी है एक नए मोड़ में आ गई है और ये यूं कहें कि एक नई शुरुआत यहाँ से होने जा रही है मेरे जीवन की। कुछ बातें दोस्तों जो महत्वपूर्ण हैं, जिन पर भी बात की जानी चाहिए। एक तो ये दोस्तों कि बहुत सारे साथियों ने ऐसा कहा कि मेरा संघर्ष देख करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ और मतलब इसको एक संघर्ष का नाम दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं मानता कि ये कोई संघर्ष था मेरा। दिल्ली जाना आना, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जितना हमने हमारे दोस्तों के बारे में, अपने साथियों के बारे में पढ़ा है, उसके हिसाब से ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हमारे दोस्तों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत ऐसे ऐसे साथियों ने, और संघर्ष करके बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया। यानी आज बहुत सारे साथी बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर कार्यरत हैं। हाँ, लेकिन बस इसको थोड़ा सा अलग इस रूप में समझा जा सकता है कि कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं मेरी किसी भी तरह की रही नहीं अपने जीवन को लेकर के कि मुझे वो पद मिले या मुझे ये मिले वो मिले। ये रहा हमेशा कि भाई कुछ ना कुछ लाइफ में होता रहना चाहिए लगातार। एक दोस्तों बात मैं अपनी तरफ से भी कहना चाहता हूं कि बहुत सारे साथियों को ये भी लगता होगा कि यार ये रिकॉर्डिंग क्लब की स्टोरी तो नहीं लग रही है, लेकिन ये संदीप की स्टोरी ज्यादा लग रही है। अब दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम ये तो जानते ही हैं कि रिकॉर्डिंग क्लब शुरू करने का आइडिया मेरे पास दिमाग में आया था, तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं जो काम मैं कर रहा था उसकी वजह से ये आइडिया आया। और चूंकि अब ये काम मैंने कब से शुरू किया, उसके पीछे क्या परिस्थितियां रही, तो इन सब बातों की वजह से थोड़ी बहुत आपको ये कहानी भी सुननी पड़ेगी। यानी थोड़ा बहुत जो मेरे बारे में कुछ बातें उन्हें भी झेलना तो पड़ेगा। हालांकि मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सही है या गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीजें जरूरी हैं वही मैं यहाँ पर दे रहा हूं। खैर, जनरल बातें बहुत हो गई। अब बातें आती हैं वो जहां पिछली बार हमने छोड़ा था। तो गोपाल सैनी जी एनटीपीसी की लैब में इंस्ट्रक्टर बन करके अजमेर आए। अब जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये हुआ कि जब एनटीपीसी लैब हमारे यहाँ स्थापित हुई अजमेर अंध विद्यालय में, तो जो भी एमओयू हुआ होगा उसमें कहीं ना कहीं एनटीपीसी का नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड न्यू दिल्ली से भी ताल्लुक रहा होगा कोई ना कोई। क्योंकि गोपाल जी न्यू दिल्ली में एनएमई में कार्यरत थे, तो उनको एनटीपीसी वालों को भी अच्छा इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था है वो एनटीपीसी को ही करनी थी एमओयू के अकॉर्डिंग 2 साल के लिए। उसका पेमेंट वगैरह भी सब उन्हें ही देना था। ये सब बातें अखबारों में आ चुकी थी। तो जब गोपाल सैनी जी यहाँ आए, उन्होंने कुछ दिन काम भी किया। कुछ दिन ही कहूंगा मैं, हफ्ता भर भी उन्हें नहीं हुआ था, 2-3 दिन ही हुए होंगे मेरे ख्याल से। अपने तरीके से उन्होंने लैब को समझा भी होगा, उनको अनुभव भी था। तो हम लोगों का उस समय एक रूटीन हुआ करता था, कॉलेज स्टूडेंट थे तो शाम को स्कूल के वहां घूमने जाया करते थे। तो वहां से शाम को जाते हुए मैंने उनकी आवाज सुनी
मैंने उनको नमस्ते वगैरह किया और वो पहचान गए मुझे। तो एक ये भी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि उनके यहाँ पर काम करने के दौरान न जाने वो ऐसी कौन सी घटनाएं घटित हुई, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उन्हें अजमेर में काम करना कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें यहाँ से ज्यादा दिल्ली अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं वो छोड़ने का मन बना रहे थे या उन्होंने मन बना लिया था। तो जब एक दिन ऐसा आया उन्हीं दिनों के दौरान, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं यहां काम नहीं कर सकता। बस यहीं से मेरे लिए रास्ते खुलना शुरू हुए। अब आप देखिए कि मैं बार बार मैंने ये क्यों कहा कि मेरा दिल्ली जाना, गोपाल जी का यहाँ आना और फिर मेरा एनटीपीसी लैब में काम करना, ये सब आपस में घटनाएं जुड़ी हुई कैसे हैं वो देखिए आप। तो जब उन्होंने उस समय एनटीपीसी के जो अधिकारी थे मिस्टर आलोक श्रीवास्तव जी या अजय श्रीवास्तव जी, पता नहीं ऐसे कुछ नाम था उनका, या आलोक मिश्रा जी थे शायद, तो उनसे उन्होंने ये कहा कि भाई मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप नहीं करोगे, हमने तो आपको हायर किया है, आपको पेमेंट दे रहे हैं, सब कुछ है, तो फिर कौन करेगा। तो उन्होंने कहा होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग। फिर हमारे आदरणीय सर, जिनको हमने बचपन से देखा है, उस समय अंध विद्यालय की प्रिंसिपल हुआ करती थी श्रीमती नर्मदा शर्मा मैडम, और जिन सर का मैं जिक्र कर रहा हूं उनका नाम है श्री जयराम मीणा जी। तो ये लोग सब आपस में बैठ के बातें कर रहे थे, वो गोपाल जी, आलोक मिश्रा जी, नर्मदा मैडम, जयराम जी सर। तो जब गोपाल जी को ये कहा गया भाई आप छोड़ रहे हो तो फिर आप ही हमें कोई सजेस्ट करिए, हमारे यहाँ तो हम नहीं जानते कि कोई ऐसा होगा या है जो इस लैब को संभाल सके या कोई कंप्यूटर जानकार होगा। तो जैसा मुझे बताया गया, बाद में वास्तविकता क्या है ये मैं भी ठीक से नहीं कह सकता, लेकिन जैसा मुझे बताया गया कि गोपाल जी ने ये कह दिया कि क्यों नहीं है आपके यहाँ, है आपके यहाँ व्यक्ति। फिर हमारे जयराम जी सर, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने पूछा कौन है। उन्होंने कहा संदीप त्रिवेदी है आपके यहाँ, आप उसको लगाइए, वो आपके यहाँ काम करेंगे। और मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां मेरे लिए बन रही हैं। और दोस्तों मैंने कोई बहुत जीवन में बहुत उम्मीदें लगाई नहीं कभी। मैं यही सोचता था कि मतलब लाइफ को मैं कह सकता हूं कि बहुत गंभीरता से मैंने कभी लिया नहीं। बेफिक्री से मेरा जीवन था और कोई ना तो अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए ना कुछ और सोचा। तो इसी का परिणाम है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई बहुत बड़ा पद भी हासिल नहीं कर पाया। खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी जब गोपाल जी ने मेरा नाम लिया तो सब लोग जानते तो थे मुझे। जयराम जी सर तो खैर मिलना जुलना लगा ही रहता था। स्कूल से निकले हुए मुझे 5 साल हो गए थे, मैं एमए कर रहा था, ये सब आप जानते हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता ये बात किस दौरान की है या किस दिन की है, लेकिन मेरे पास 5 या 6 जुलाई के आसपास दिन में, जब मैं अपनी मेस टिफिन सेंटर पे मैं खाना खाने जाया करता था, तो टिफिन सेंटर से जब मैं अपने रूम जा रहा था, रास्ता वही था, बीच में ब्लाइंड स्कूल आता था और ख्याल दिल में बहुत सारे आते थे। तो जब मैं खाना खा के वापस लौट रहा था और ब्लाइंड स्कूल को क्रॉस करके कुछ आगे निकला था, तभी मेरे पास कॉल आया। कॉल अटेंड किया, कॉल पे आवाज आई जयराम जी सर की। उन्होंने मुझे कहा संदीप कहाँ हो आजकल। मैंने कहा बस सर यही हूँ, एमए कर रहा हूँ। तो
सीधे उन्होंने मुझे ही कहा कि जॉब करोगे। मैंने कहा सर क्यों नहीं, ये तो आप मतलब ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मैं मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो मैंने पूछा लेकिन सर आप किस जॉब की बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ब्लाइंड स्कूल में। मैंने कहा अच्छा सर, ऐसा कैसे संभव है? उन्होंने कहा वो सब छोड़ो, कल तुम अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के सुबह 9 बजे स्कूल आ जाओ। तो मेरे लिए तो आप समझिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। मुझे कुछ नहीं पता था कि किसने क्या कहा। हाँ, ये तो मैं जानता था कि गोपाल जी आए हुए हैं, लेकिन अब मन में कई तरह की बातें आ रही थी कि गोपाल जी जब है तो मैं कैसे। फिर सोचा हो सकता है गोपाल जी छोड़ करके जा रहे होंगे, तो फिर मेरा नाम कैसे आया। ऐसी बहुत सारी बातें। और भले ही ब्लाइंड स्कूल के लोगों ने ये कहा हो कि भाई हम नहीं जानते हैं या जो भी बातचीत रही हो, लेकिन मैं जरूर जानता था कि अजमेर में एक व्यक्ति है जो कंप्यूटर का कोर्स करके भी आए 18 महीनों का, और जिन्होंने मुझे भी शुरुआत में 4 संडे कंप्यूटर सिखाया। कहीं ना कहीं मैं जिक्र कर रहा हूँ आलोक शर्मा जी का। तो मैं ये, अच्छा वो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं थे, तो मैं ये सोच रहा था कि वो नहीं और मैं कैसे। फिर मन में विचार कि शायद हो सकता है वो भी होंगे, मैं जो भी हो। मैंने कहा अब तो कुछ तो होने वाला है, ये सोच करके एक्साइटमेंट में, और वो दिन वो रात सब निकाली मैंने, और अगले दिन सुबह पहुंच गया मैं। फिर उसके बाद एक बार लगा जाते ही कि ये 10,000 रुपए की जॉब मुझे मिलने जा रही है। उसमें इंस्ट्रक्टर का पेमेंट 10,000 रुपए था दोस्तों। जुलाई 2009 की बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी की तरफ से ही था वो। और वहां जाकर के ये भी पता चला कि मैं ही इस जॉब को करने जा रहा हूं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सपनों को थोड़ा आधा कर दिया। सपने पूरे तो हुए, लेकिन आधे रूप में पूरे हुए। एक टर्निंग पॉइंट आया ऐसा जिससे कि वो जॉब यानी 10,000 की जगह 5,000 का हो गया। एक की बजाय 2 लोग हो गए। कैसे, कौन सी परिस्थितियां रही, ये स्थिति क्यों आई, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन ये सब आने वाले अंकों में दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।